ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। अभी है रात सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा वक्त का एतबार करो। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। चलिए, तुम यहाँ धरती पे लकीरें खींचते हो, हम अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे से पिंजरा, हम अपनी आंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। मतलब ये जो शब्द दिया है आपका कालिंदी, इसका पर्यायवाची क्या है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भैया यमुना का पर्यायवाची है, जो यमुना नदी है उसका पर्यायवाची है कालिंदी। और यमुना की यदि हम बात करें तो गंगा की ये सहायक नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो किसी का अनुवाद न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब जो किसी का अनुवाद न हो उसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे मौलिक। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या रखा है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। मतलब वो बीमार था फिर भी मेला गया। तो वाक्य में त्रुटि सुधारें। मतलब वाक्य में जो गलती है उसे सही करके लिखो। तो कैसे लिखा जाएगा, यानी एक तरफ तो वो बीमार था उसके बाद भी वो मेला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। जब ये यद्यपि दिया है ना तो परंतु नहीं आएगा, इसके स्थान पर तथापि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो 4 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। मतलब ये जो हास्य शब्द दिया है इसका हमें विलोम बताना है। तो हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना। और इसका विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रुदन, यानी आपका शोक मनाना एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक ये जो शब्द दिया है इसका हमें विलोम बताना है। तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो, शाश्वत का मतलब जो हमेशा के लिए रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। मतलब ये जो उपयुक्त शब्द दिया है ना इसका संधि विच्छेद हमें बताना क्वेश्चन नंबर 6 में। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त यानी उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब कि कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ नहीं है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निरपराध। ये गलत है लिखा हुआ, बाकी सब सही है। पुष्पांजलि, भास्कर, उज्जवल ये ठीक है लिखे हुए। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया देखो, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर। यदि हम बात करें तो सुधा है, अमीय है, मधु है, लेकिन रसाल, ये रसाल जो है आम का पर्यायवाची है ना कि अमृत का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है निम्नलिखित में कर्म वाच्य का उदाहरण है। देखिए कर्म वाच्य उसको कहते हैं जिसमें कर्म दिया हो। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया यानी पत्र लिखा जाता है। तो लिखा क्या जाता है, पत्र किसी के द्वारा लिखा जाएगा, ये ही आपका कर्मवाच्य वाक्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या क्या रखा है कि बड़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जब किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिशयोक्ति। देखो ये भी अतिशयोक्ति सब लिखा हुआ है अतिशयोक्ति है, लेकिन शुद्ध वाला ये है। जैसा अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना आपका, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिकरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना वो अतिशयोक्ति कहलाता है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में विशेषण है। देखिए विशेषण यहाँ पर शांत शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। 12 में कहा है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो निस उपसर्ग है ना इससे जो शब्द बन गया वो बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी,
यानी निष्पाप, निस प्लस पाप। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। मतलब जो सर्प है, सर्प का मतलब होता है सांप, सांप के पर्यायवाची आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 13 में, तो ब्याल, भुजंग, उरग, ये सर्प के पर्यायवाची हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया? मतलब जो फ्रेंच भाषा है, फ्रांसीसी, फ्रेंच, कौन सा शब्द इनमें से फ्रेंच भाषा का है, जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये पूछा है। तो भैया ये जो कारतूस शब्द है ना, ये फ्रेंच भाषा का, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में कहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, ये हमसे पूछा गया। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 में कहा रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब ये रेखांकित है ना, तो इसका सामासिक विग्रह यदि हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेखा से अंकित, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में कहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए वह शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बिना पलक झपकाए का मतलब क्या हो जाएगा? अपलक, अपलक मतलब पलक ही नहीं झपकाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप, देखिए प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है, उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें, तो मिलाप का जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल प्लस आप। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की। 19 में कहा है, देख लो 19, 20, 21, ये ले लिए। इसमें क्या रखा है? जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो न दिखाई दे, कहने का मतलब जो चीज हमें दिखाई ना देती है, दिखाई ना दे, उसको क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 से। इसमें कहा है कि दिए गए वाक्यांशों में जिस अंश में त्रुटि हो उसको पहचानना है। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 20 की। यदि मैं बात करूं, कृपया आप ही, देखिए ये आप ही, जब आप दे दिया तो ही देने की क्या जरूरत है? इसी पार्ट में गलती है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप दिया है तो ही नहीं देना चाहिए था। कौन सा वाक्य सत्यबोधक भविष्य काल में है? मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जो सत्य बोधक हो और भविष्य काल में हो? क्वेश्चन नंबर 21 की हमसे बात कर रहा है। तो भैया पहला वाक्य क्या है? जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये बात सत्य भी है और भविष्य काल में भी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 और 23 दोनों एक साथ ले लेते हैं। 22 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है 22 में कि 22 में कह रहे क्या है कि टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए इसकी यदि हम बात करें तो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना, टेस्टिमोनियल, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रमाण पत्र। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या कहा है? 23 में क्या रखा हमसे कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? देखो बोल के भी पता चल जाता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो वेदना, कहते हैं उसकी वेदना कैसी थी, है ना, तो यही स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 में कहा है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? यानी उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो इसमें हमसे पूछा है क्रिया विशेषण पदबंध क्वेश्चन नंबर 24 में। तो उस पहाड़ी के पीछे, ये जो है ये ही क्रिया विशेषण पदबंध है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा निम्नलिखित में से क्या प्रश्न प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कौन से में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो बाप रे बाप, ये प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक नहीं है। बाकी साधु साधु, सुंदर, शाबाश, ये प्रशंसा सूचक आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट भाग हमारा शुरू हो जाता है अंग्रेजी का। तो दोस्तों 25 नंबर की हिंदी कर लिया, 25 नंबर की हम अंग्रेजी करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन कह रखा है इसमें, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह दिया है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया खाली जगह, यानी द माइस है, ठीक है ना, कैच इन द ट्रैप,
ठीक है, इसके लिए कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द माइस यानी जो मतलब माउस माने चूहा होता है उसका बहुवचन है, तो बहुवचन माइस की हम बात करें तो यहाँ पर बर आएगा, कैच माने पकड़ना, इन द ट्रैप। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कहा है, वही है, ये देखिए वी इंजॉयड। अब वी है, बी माने हम है, तो बी के साथ अवर सेल्फ का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ अवर सेल्फ का। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या कहा है, 28 में क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें क्या रखा, कृष्णा इज, ठीक है, इंटेलिजेंट देन सोहन। यानी कृष्णा जो है ना इंटेलिजेंट है, किससे, सोहन से तुलना हो रही है, तो यहाँ पर मोर का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोस्ट का नहीं होगा क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिग्री की बात कर रहा था यहाँ पर, डिग्री के 3 प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव यानी 3। सबले द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब यहाँ पर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें क्या रखा, सी ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक, तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा, क्यों, सी माने उसने, बोथ माने खरीदी, ए न्यू ड्रेस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा, सिंपल पास्ट की बात कर रहा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है जरा देख लो, 30 और 31 दोनों एक साथ देख लेते हैं। 30 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब कुल मिलाकर के ये है फ्रॉम द एडवर्ब, एडवर्ब गिविंग बिलो द सेंटेंस। कौन सी एडवर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी गुलाब बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो 31 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग द फ्रॉम ABCD। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर रिक्त स्थान ही भरना है, कौन से कंजक्शन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। कंजक्शन का मतलब होता है जो शब्दों को जोड़े। देखिए 31 की बात कर रहे हैं, देखिए दीपिका और मंजू, ये दो नाम है, दो नाउन है, एक दीपिका लड़की हो गई, एक मंजू हो गई, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एंड से जोड़ेंगे, यानी दीपिका और मंजू आर फ्रेंड्स। ठीक है, दीपिका और मंजू जो है मित्र है। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो 32 में कहा है फिल इन द ब्लैंक वाई मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है आई डोंट अलाउ एनीबडी इन माई हाउस, यानी अन्य किसी को मेरे घर में अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है आने की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू स्मोक। ठीक है ना, टू स्मोक एनीबडी इन माई हाउस, यानी घर में स्मोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में क्या कहा है, इसमें क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का प्रयोग करना ए एन और द का। तो क्वेश्चन नंबर 33 में यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, विच इज, देखिए लॉन्गिस्ट दे दिया, तो यानी थर्ड फॉर्म वो दे दिया, लॉन्गिस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, क्या रखा है हमसे 34 में कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमिनेंट गिवन बिलो द सेंटेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के हमसे ये कहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठेगा, उसी का प्रयोग हमें करना है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो देखिए यू कैन बाय तुम खरीद सकते हो, पेयर ऑफ ट्राउजर, बोथ ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, बोथ के साथ आइदर का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल एक्जुलरी वर्ब गिवन द बिलो द सेंटेंस, यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग हमसे करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में हमसे कह रखा है कि द वर्क, ठीक है, द वर्क
टाइम एंड पैटर्न्स, तो द वर्क नीड्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आवश्यकता है फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है ना, यानी कौन सा करेक्ट वर्ड ऑर्डर के अनुसार लगा हुआ है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई लेंथ हिम माई पेंसिल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो 37 में क्या कहा है, देखो भैया एक्टिव पैसिव की बात कर दिया 37 में, कैसे पैसिव वॉइस बनानी है, यानी ये कहा है ए स्टोन, ठीक है, ए स्टोन स्टक मी ऑन द हेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी पैसिव दिया हमें एक्टिव बनाना, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और आई यहाँ भी है, बी ऑप्शन में है नहीं तो बी को काट दो, ठीक है, तो आई आ जाएगा। और ए स्टोन स्टक्ड हेड, यानी कुल मिलाकर के आपका बाज आ जाएगा। बाज किस में दे रखा है, ये वाला ठीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस तो मैं ऑलरेडी दे रखी है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है 38 में कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट दैट सो इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हमसे कर रहा है। क्या वाक्य दिया है यहाँ पर, द जज सेज आई शैल पनिश द क्रिमिनल, यानी जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा आई शैल पनिश द क्रिमिनल, यानी मैं अपराधी को जो है सजा दूंगा। अपराधी को सजा देगा भैया, ठीक है दे दे, हमें तो इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दो इधर, तो द जज का जज ही हो जाएगा, और सेज दैट, यानी द जज सेज दैट, और आई का हो जाएगा ही, सब में दिया है, सेल की जगह बिल आ जाएगा, पनिश द क्रिमिनल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। द जज सेज दैट ही विल पनिश द क्रिमिनल, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में क्या कहा है जरा इसको भी देख लीजिए। 39 में कह रखा चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब किसकी स्पेलिंग करेक्ट है लिखी हुई, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो यहाँ पर जो सी पार्ट है ना, प्रेफिडी, यानी ये परफेडी, इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में हमसे कह रखा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कुल मिलाकर अलंकार बोलते हैं हिंदी में। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें कह रखा है स्टार्टिंग में कि ही हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, देखिए लैंग भाषा की बात कर रहा है, उसकी पसंद की बात कर रहा है, लाइक हनी शहद की बात कर रहा है, ठीक है, उसकी जो भाषा वो शहद की तरह मीठी है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कहा 41 में, मार्क द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी हमसे करेक्ट यानी सही वाला सिनोनियम पूछा है। ये जो वर्ड दिया है पार्डन, ठीक है ना, पार्डन का हमें सिनोनियम बताना है। अब देखिए सिनोनियम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द मतलब जो अर्थ पार्डन का निकले वही अर्थ इनमें से किसका है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरगिव माने होता है त्यागना या छोड़ देना, और पार्डन का अर्थ भी यही होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कहा है जरा देख लीजिए, चूज द वर्ड द मीनिंग ऑफ द विच इज अपोजिट टू रेफलेंट, यानी अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, और रेफलेजेंट का हमसे विलोम शब्द पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो देखिए डिम का अर्थ क्या होता है, यही इसका आंसर है। अब आपको ये पता होना चाहिए
अगर इसका हिंदी अर्थ पता तो इसका हिंदी अर्थ भी लगा देंगे, और जब हिंदी अर्थ ही नहीं पता तो उल्टा सीधा कैसे लगाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कि डिम का अर्थ क्या होता है और रेफ्रिजरेंट का अर्थ क्या होता है। तो भैया ये जो डिम दे रखा है इसका अर्थ होता मंद, मंद कह दो, धीमा कह दो, और इसका क्या हो जाएगा, फास्ट यानी तेज। ठीक है, डिम का अर्थ मंद होता है तो इसका विपरीत हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की, सॉरी 43। इसमें कहा है, पूछा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस हैज वन और टू वर्ड्स इटलाइज्ड, यानी इटलाइज्ड वर्ड की बात हमसे कर रहा है यहाँ पर। below are placed for alternatives from the which you have to select the correct form of the word in the italicized till the, ठीक है, till the entire processing is over this substance will go many change, यानी जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है इसमें कई बदलाव या परिवर्तन किए जाएंगे। तो इसका हो जाए अंडरोज यानी गुजारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, किसकी बात कर रहे हैं, कैलेंडर की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों CALENDAR ये वाला शुद्ध है, ये कैलेंडर लिखना सही है। ठीक है ना, बाकी कैलेंडर की जो स्पेलिंग्स लिखी हैं वो गलत लिखी हैं। आप रट लीजिए इसको, CALENDAR मतलब दो जगह ए और एक जगह ई बनता है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की यानी 45 की, तो इसमें कहा है क्या कि द गिवन वर्ड हैज बीन स्पेल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, सिलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, यानी मतलब किसी एक की स्पेलिंग की बात कर रहा है जो 4 डिफरेंट यानी 4 से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यानी ब्लू गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 50 यानी 46 से 50 तक। एक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, मतलब ये जो पैसेज दिया है इस पैसेज को पढ़ो ध्यानपूर्वक और पढ़ने के बाद नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। चलिए भाई, मिस्ड ऑपरेशन एंड फेल्स and false state have been the hallmark of the India-China story. In the 1950s, the borderly friendship between the two countries, led by the stone leaders Prime Minister Jawaharlal Nehru and criminal chairman of the Communist Party of China, Mao Zedong, ठीक है, promise to the रेड लाइन एशिया और ड्रामर्स इवन एंटाइडेशन द आइडिया ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑफ पॉलिटिंग एंड पॉलिटिंग ए पोस्ट कॉलोनी। ठीक है, चलो भाई ये आपका पैसेज दे दिया। चलो छांटते हैं, पहले छांटने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इनके पहले। ये दिया सर है ना, ओहो बड़ा लंबा पैसेज दिया भाई। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 46 की यानी 46 की। 46 में कहा है यानी ट्रेड वार इज वेविंग बिटवीन, यानी जो ट्रेड वार हुआ था वो किन दो के बीच में हुआ था। देखो मैंने ये पहले पढ़ लिया है, यानी आपको देखो अगर आप वैसे भी देखोगे ना, ये ट्रेड सब देख लो, ट्रेड वार, ये ट्रेड वार आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो ढूंढते हैं, तो भैया ट्रेड वार जो हुआ था वो आपका यूएसए और चाइना के बीच में हुआ था, ये आपका चाइना दे रखा। और यदि हम बात करें तो ट्रम्प। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए एंड चाइना। आगे हमसे पूछा गया है कि जो आपका वुहान इज ए सिटी, यानी जो वुहान सिटी है ये कहाँ पर है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 47 में। तो भैया चाइना में है। ठीक है,
यदि आपको ये देखना है तो पैसेज को बैक करो और देखो। देखो ये रखा है, यहाँ पर भी क्या रखा है, ये है वुहान, ठीक है ना। तो वुहान सिटी में जो है बैठक हुई थी अप्रैल 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या क्या रखा है इसमें कि ईयर 1962 वार वाज फेथ बाई। देखिए यानी 1962 में जो आपका युद्ध हुआ था, देखो आपको कुछ नहीं करना, ये देख लो ये कहाँ है आपका 1962, जहाँ 1962 होगा वहीं इसका आंसर होगा। 1962 में जो युद्ध हुआ था वो भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। ये दे रखा 1962 बार स्लैम हफ्ता, हाँ ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था भैया। 1962 के युद्ध की बात कर रहा था शुरू से ही लेकर के, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका जो आंसर था आपका वो इंडिया और चाइना था। आगे क्या क्या रखा, आगे हमसे कहा है कि यानी चुमार एंड दोकलम आर, मतलब ये जो चुमार है और चुमार मतलब जो है जगह का नाम है, और दोकलम जो जगह है इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये आपका जो है बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, दोकलम, और ये बॉर्डर एरिया है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें तो 50 में क्या रखा है, यानी 50 में ये कहा हमसे कि माओ जेडिंग वाज ए, यानी माओ जेडिंग जो थे वो कौन थे, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 50 में। तो भैया ये कम्युनिटी पार्टी के लीडर थे, ठीक है। दिखाऊं ये तुम्हें कहाँ है, लो दिखाते हैं, कम्युनिस्ट लीडर। तो देखो भैया ये दे रखा पैसेज में, यानी माओ जेडोंग क्या दे रखा है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग। और देखो यही हमने क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, कि माओ जेडोंग कौन थे, तो कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सेशन हमारा शुरू होता है भाग 3 सामान्य ज्ञान का, यानी हम बात करेंगे जीके जीएस की, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, रिक्वेस्ट का मतलब अगर आप समझते हैं, प्लीज़ का अर्थ यदि आप समझते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक लाइक करने में और एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है बाबू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, अगर ना दूं तब कहना। आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी यार दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत कौन करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का अंत करता है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद मतलब 16 की, तो अनुच्छेद 16 में क्या है, इसमें है लोक नियोजन में अफसर की समानता। और 18 की यदि हम बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 15 की यदि हम बात करें तो जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जनसंख्या के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, इसमें क्या रखा, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है, मतलब नागरिकता के लिए जो कंडीशन पूरी करता है वो पूरी करने के लिए कौन सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो संसद है भैया, ठीक है ना, संसद है। नागरिकता की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक उसका विवरण है। नागरिकता की यदि हम बात करें तो कई प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, 5 प्रकार दिए हैं, जैसे जन्म से हो, या वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता हो, या देशीयकरण द्वारा नागरिकता ली जाए, या पंजीकरण द्वारा नागरिकता, या भूमि विस्तार के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें, 53 में कहा है, क्या कहा है जरा देख लीजिए। 53 में कहा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, मतलब इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है।
तो भैया इसकी यदि हम बात करें तो उपनिषद है, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की अगर चर्चा की हम बात करें तो इसके बारे में जो है, मोक्ष का मतलब होता है इस धरती पर बार बार के आने जाने के चक्कर से छुटकारा पाना। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करें, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए सही सुमेलित की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल और होयसल वंश की राजधानी आपका द्वार समुद्रम थी। ठीक है ना, ये होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी, ये ठीक है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। अब देखिए यहाँ काकतीय वंश दे दिया, यहाँ यादव वंश दे दिया, यानी यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी, मतलब इसके आगे ये होता और इसके आगे ये होता। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में कहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो भैया आगरा शहर की स्थापना करने वाला जो था वो था सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश का ये दूसरे नंबर का बादशाह था सिकंदर लोदी, और 1504 में इसने स्थापना की थी, 1504 में आगरा की। ठीक है, लोधी वंश का दूसरा शासक था ये। आगे हम बात कर रहे हैं, इसने जो मतलब कई सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापना की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भैया भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था आपका मध्यकाल में, और यदि हम बात करें यहाँ पर तो वो थे अलवर संतों के द्वारा। ठीक है ना, अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था मध्यकाल में। ठीक है ना, सर्वप्रथम। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो बहुत से थे, कबीरदास थे, गुरु नानक थे, दादू दयाल थे, और भी थे। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। देखो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है कि इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक कौन है। तो भैया इसके लेखक है आपके वी.डी. सावरकर। जो वी.डी. सावरकर हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति पे, जो है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करना है क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में हमसे पूछा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसकी रचना है। तो भैया इसे कौन नहीं जानता, इकबाल ने लिखा है, सर मोहम्मद इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। यदि हम बात करें तो ये राष्ट्रवादी कवि है और क्या बोलते हैं नेता भी थे। ठीक है ना, और यदि हम बात करें तो ये एक तरह से हमारा राष्ट्रगीत की तरह है ये भी, और इसका मतलब जो है इसको बंदे मतलब जो है 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी हम गाते हैं। ठीक है, बाल ए जाबिल नामक पुस्तक में भी इसका जिक्र मिलता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें कहा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखो 1885 में ही तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये हमसे पूछा भैया। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जो ए.ओ. ह्यूम थे उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी, और यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और बम्बई में हुई थी, है ना। तो इसके जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ये ही गलत है। ओणम की यदि हम बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है, ये गलत पूछा था, गलत वाला यही है। बैसाखी पंजाब में, ये बिल्कुल बात ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो भैया उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की यदि हम बात करें तो वो है आपकी जौनसारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है।
जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में रहती है, और ये कहाँ, देहरादून में इसका सबसे ज़्यादा निवास मिलता है। ठीक है, कभी देहरादून पेपर देने जाओ तो पता लगा लेना आपकी जाति क्या है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल यंत्र कौन सा है? मतलब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी चट्टानों से सबसे ज्यादा भारत में खनिज निकलता है, क्वेश्चन नंबर 62 की। तो जो आपकी धारवाड़ चट्टाने हैं ना, मतलब धारवाड़ तंत्र, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज युक्त शैल है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से लोहा निकलता, सोना निकलता, मैग्नीज निकलता, तांबा निकलता, टंगस्टन, क्रोमियम और जस्ता, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है अनीता गेट्स वेल, मतलब अनीता गेट्स वेल, अनीता अच्छी, बेल माने अच्छा होता है ना। चलिए, तो इसके लेखक पूछ रहे हैं कौन है। अनीता गेट्स वेल के लेखक है आपका, इसके लेखक हो जाएंगे अरुण शौरी। कहाँ दे रखा है अरुण शौरी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो क्वेश्चन को आप सबसे पहले जब भी परीक्षा में बैठे, क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है नहीं आता है वो अगली बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ें, क्वेश्चन को सही ढंग से आपसे पढ़ना आना चाहिए। इसमें पूछा कौन सी नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पर जनजाति दी है और उसके आगे दिया है उसका क्षेत्र, यानी राज्य, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो अगर हम बात करें तो अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। खासी मेघालय में पाई जाती है, ये भी ठीक है। टोडो जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन बीर होर जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, कह रही है निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं आता, जबकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। ठीक है ना। और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है ये, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें कहा है कि व्हाइट हाउस अवस्थित है, मतलब ये व्हाइट व्हाइट हाउस जो है ये कहाँ पर है। हाउस माने घर, यानी व्हाइट, ओहो व्हाइट पर्वत पूछा, व्हाइट पर्वत। ठीक है, मैं व्हाइट हाउस आ गया। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो व्हाइट हाउस भी और व्हाइट पर्वत भी दोनों यूएसए में ही है, यानी अमेरिका में है। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करें तो 67 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ही हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इधर तो वो है कि मापक यंत्र है, इधर मापक इकाई, मतलब किस चीज से किस चीज को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करें तो आइसो बार से वायुदाब मापते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और आइसो हाइट से वर्षा मापते हैं, ये बात भी ठीक है। आइसो हेलाइन से वर्षा, बर्फ वर्षा मापते हैं, ये बात गलत है। अगर हम बात करें आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और ओसो बात से गहराई मापते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि आइसो हेलेनाइन से क्या मापते हैं हम, ये समुद्र समुद्र के खारापन नापते हैं, यानी जो समुद्र होता है समुद्र के खारेपन में खारेपन की मात्रा कितने प्रतिशत है ये नापते हैं हम। तो बर्फ वर्षा नहीं होगा बल्कि समुद्र का खारापन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता। मतलब सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाता है, देखो एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। और ये जो है कार्बन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो एंथ्रेसाइड जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है, तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन
नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है, तो चक्कर भी सबसे पहले यही कम समय में लगाएगा। ठीक है, लगभग 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है ये। ठीक है, हाँ। सबसे गर्म और सबसे छोटा ग्रह यही है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में हमसे कहा है, क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन, ये कुछ वैज्ञानिक दे रखे हैं और उनसे संबंधित उनका देश दे रखा है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 70 की यदि हम बात करें तो मार्गरेट थैचर ब्रिटेन से थी, ये बात ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जर्मनी से, यही बात गलत है। ठीक है, 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ना वो ब्रिटेन से थी, नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता थी ये, तो जर्मनी ना होकर के यहाँ पर ब्रिटेन होता तो सही हो जाता। हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है। मैडम क्यूरी फ्रांस के रहने वाली थी, ये बात ठीक है। और रोजा पार्कर्स अमेरिका, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में कहा है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो भैया थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है वो है आपका तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में कहा है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी रेडिएटर जो होता है, जो ठंडा करता है इंजन को, गर्म नहीं होने देता, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हमसे पूछा है। तो भैया ये केवल संवहन पर कार्य करता है। ठीक है, जो कि आपके इंजन को गर्म नहीं होने देता है। मोटर कार में शीतलन यंत्र है ये। ठीक है, ऊष्मा संचरण की जो विधि होती है उसका संचार करने के लिए ये परिवर्तन द्वारा होता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में क्या कहा है? 73 में कह रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका आयोडीन है, मतलब नमक की बात कर दिया है। ठीक है ना। चलिए, इसके अगर यदि हम बात करें, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये अक्रिय गैसें हैं और ये आयोडीन जो है तत्व है। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करें। 74 में कह रखा है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मतलब जो एटम बम है उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे भैया चैडविक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें जीके के क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 75 है और इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। भाई लाइक तो कर ही सकते हो, एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो ये तो बहुत ही हल्का और बहुत ही इजी तरीका है। मतलब फलों को जब हम अपने आप पकाते हैं, मतलब एक तो ये होता है फल प्राकृतिक रूप से पकते हैं अपने आप पेड़ पर लगे लगे, लेकिन उनको कच्चा तोड़कर हम जो पकाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखो, अब यदि हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट है हमारा गणित का, भाग नंबर 4 गणित का। देखो कैसे गणित की यदि मैं बात बताऊं, मैं 1 घंटे का टाइम सिलेक्ट करके आपकी वीडियो बनाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही मुझे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराना होता है। चाहे कितना भी हो, 1 घंटे में वीडियो अपने आप कट हो जाती है। इसलिए अब बताओ 25 क्वेश्चन क्या मैं 15 मिनट में हल कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है और हल भी करना है। भाई 45 मिनट हो गए,
पौन घंटा हो गया, 15 मिनट बचे, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं केवल मैथ कराऊंगा इसी प्रैक्टिस सेट के, ठीक है, यहीं से, ठीक है। तो आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78, लो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दिया हूँ, इस तरह से मैथ आएगा आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, उसमें मैं ये वाले मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अलग से, यानी 30 मिनट में, आधे घंटे में पूरे मैथ के क्वेश्चन खलास, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके यूपी का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, हर भर्ती का प्रैक्टिस सेट में डालूंगा यहाँ पर, स्टेनो का हो, क्लर्क का हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, धन्यवाद, थैंक यू।